हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल का टायर 2 का पेपर। इंग्लिश का पेपर है हमारा ये, और ये पेपर हुआ था 12 सितंबर 2019 को। ये हमारा है पार्ट सेकंड। इससे पहले मैं आपको पार्ट फर्स्ट करा चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस कराए थे। इस पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक करवाऊँगी। बाकी के पार्ट जल्दी अपलोड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें एक्टिव फॉर्म बतानी है, यानी कि हमें पैसिव सेंटेंस गिवन है और इसे हमें एक्टिव बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। हैज़ द कार बीन क्लीन बाय द ड्राइवर? क्या जो कार थी वो ड्राइवर के द्वारा क्लीन कर दी जा चुकी है? तो देखिए, अब यहाँ पे है हमारा हैज़ बीन, तो इसका मतलब जो हमारा एक्टिव सेंटेंस होगा वो शुरू होगा ओनली हैज़ से। तो देखिए कल हैज़ कहाँ पे है? अब देखिए फर्स्ट में तो लिखा हुआ है हमारा हाउ हैज़। हाउ का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, तो आप इसे काट सकते हैं। डज भी नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हैज़ द कार, हैज़ द ड्राइवर क्लीन द कार। तो इसका जो हमारा पैसिव बनता है वो बनेगा हैज़ द कार बीन क्लीन बाय द ड्राइवर। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वन। और फोर्थ वन में रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारा आ गया डिड, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं इसे आसानी से। आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन 52 क्वेश्चन। द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि ऐसी साइंस जो हमारे क्रस्ट को स्टडी करे उसे हम क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी जियोलॉजी पढ़ाई थी कि जियोलॉजी क्या होती है, कि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है, अर्थ के जो सॉलिड पार्ट होते हैं जो हम उसे स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं जियोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा जियोलॉजी। आगे देखिए जूलॉजी क्या होती है, और अगर जियोलॉजी तो हमारी अर्थ की क्रस्ट होगी, और जूलॉजी क्या होती है जो हमारी साइंटिफिक स्टडी हो, जो हमारे एनिमल्स हैं उनके साइकोलॉजी की स्टडी, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम जूलॉजी बोलते हैं। और एटिमोलॉजी क्या होती है कि हम पता कराएं कि जो वर्ड्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था एंड द वे इन विच देयर मीनिंग्स हैव चेंज्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री। आगे बायोलॉजी क्या होती है? ये होती है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, और बिहेवियर, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, साइकोलॉजी एंड एनाटॉमी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, इनकी जो स्टडी की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। आगे हमें बताना है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए पढ़ते हैं। फ्रोस्ट ऑकर्स इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एज फ्रिक्वेंटली। जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है वो इसमें है एज फ्रिक्वेंटली देन, ठीक है। एज फ्रिक्वेंटली देन हमारा अंडरलाइन पार्ट है। तो देखिए फ्रोस्ट ऑकर्स इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एज फ्रिक्वेंटली देन इन द सेंट्रल पार्ट। यानी कि जो फ्रोस्ट होती है, बर्फबारी होती है, वो जो नॉर्थर्न पार्ट होता है उसमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल पार्ट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे कंपैरिजन किया गया है दो चीज़ों का, कि फ्रोस्ट होती है और वो ज़्यादा होती है सेंट्रल नॉर्थर्न पार्ट में। तो कंपैरिजन के लिए हम कभी भी हम जो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे हमारी यूज़ किया गया है एज। तो नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन नहीं है ये, इनकी रॉन्ग है। और देन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मोर फ्रिक्वेंटली एज भी नहीं आएगा, एज फ्रिक्वेंट नहीं आएगा। कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे देखिए हमें मोर फ्रिक्वेंटली देन, ठीक है। क्योंकि हम जो कंपैरिजन सेंटेंस होता है कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो हम उसे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, ठीक है। मोर यूज़ करेंगे और देन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपैरिजन किया जा रहा है विजय किया जा रहा है दो चीज़ों में, तो उसके लिए हम सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। आगे हमारा पैराजम्बल। तो चलिए पढ़ते हैं। दे अपीयर टू बी पोजिंग फॉर सेल्फीज, यानी कि वो ऐसा लग रहे थे कि वो सेल्फी के लिए पोज कर रहे हैं। फर्स्ट वन नहीं होगा क्योंकि दे से शुरू हो रहे हैं। एन एक्सपीडिशन हैड लेफ्ट इट। अब यहाँ पे देखो इट आया, यानी कि इट से पहले कुछ चीज़ होगी, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन है इट हमें नहीं पता ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो बी भी नहीं होगा, पी भी आप काट सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इट्स सिटिंग ऑन द आइस वाइल ही विजिटेड अ रॉकरी, यानी कि जब जो एक्सपीडिशनर था, यानी कि जो मतलब घूमते फिरते हैं ना, जो एक्सपीडिशंस करते हैं, एडवेंचर्स करते हैं, वो अपने क्या था आइस पे बैठा हुआ था, वो तब भूल गया था। इन अंटार्कटिका। अब देखिए यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस आ गया। इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड अ वीडियो कैमरा। अंटार्कटिका में क्या था, 2 मतलब पेंगुइन्स से उन्हें एक वीडियो कैमरा मिला था। तो यानी कि यही हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस होगा सी। अब देखिए अब जो हमारा बी सेंटेंस है इसमें बताया गया कि जो उनके पास वीडियो कैमरा था वो किस वजह से आया था। अब वीडियो कैमरा के लिए जहाँ पे इट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो जो वीडियो कैमरा के लिए जो इट यूज़ हो रहा है ये रहा। तो यानी कि हमारा अगला सेंटेंस क्या होगा, B1 CB। आगे फिर द पेंगुइन्स क्यूरियसली, मतलब पेंगुइन्स मतलब काफ़ी अच्छा से स्टार्टेड डाउन एट द कैमरास, और वो कैमरा की तरफ देखने लगे कि ये क्या चीज़ है।
यानी कि फिर दे अपीयर टू बी पोस्टिंग फॉर सेल्फीज, और ऐसा लग रहा था कि वो जिस सेल्फी के लिए पोस्ट कर रहे हो। तो CBDA इज अवर द करेक्ट आंसर। तो दिस वन इज द CBDA करेक्ट। आगे हमारा फिर से पैरा जंबल है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखो, मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। अब देखिए फिर से जहाँ पे इट आ गया तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इट के पहले कोई बात की होगी। इंसिस्टेड ऑन एन इंस्पेक्शन बाय एवरीवन। जो मिस्टर एडम्स थे वो प्राउड थे किसी चीज़ के लिए, और उन्हें सबसे इंसिस्ट किया, यानी कि सबको जोर दिया कि आप सब इसकी इंस्पेक्शन करिए, यानी कि आप सब इसकी जांच करिए। तो ए नहीं होगा हमारा, ए से 2 शुरू हो रहे थे, ए दोनों काट सकते हो आप, यानी कि बी या फिर DC शुरू होगा। द वोल्ट वॉज अ स्मॉल वन। अब जो वोल्ट कहते हैं छोटी सी तिजोरी, वो द स्मॉल वन बट इट हैड अ न्यू पेटेंट डोर। जो तिजोरी थी वो छोटी थी, बट उस पर कहते हैं एक नया पेटेंट डोर था। ईस्ट फॉस्टन 3 सॉलिड स्टील बोल्ट्स थ्रोन सिमिल्टेनियसली विद अ सिंगल हैंडल एंड हैड अ टाइम लॉक। अब इस वोल्ट के बारे में बताया गया कि वोल्ट की जो क्या क्या खासियत बात थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया इस वोल्ट के मतलब स्टार्टिंग फेज के बारे में। कहा तो इल्मोर बैंक हैड जस्ट पुट इन अ न्यू सेफ एंड वॉल्ट। जो इल्मोर बैंक था उसने क्या एक नई सेफ और एक नई वॉल्ट लॉन्च की थी। ठीक है, तो हमारा जो डी होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन सेंटेंस। इसके बाद हमारा आ जाएगा ए। जो मिस्टर एडम्स थे वो इसके बारे में काफ़ी प्राउड थे। ठीक है, और फिर बी आ जाएगा हमारा इसके बाद कि जो वॉल्ट थी वो स्मॉल वन थी, बट उसके पास एक पेटेंट डोर था। अब उस डोर के बारे में बता रखा है हमें, तो हमारा BDABC आ गया हमारा ईडियम फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का क्या मतलब होता है कि आप काफ़ी एनर्जी से भरपूर हो, यानी कि आप खुश हो, एनर्जी से भरपूर हो, लाइवली हो, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स, यानी कि माई लाइफ इज़ गोइंग फुल ऑफ बीन्स। तो लाइवली एंड एनर्जेटिक इज़ द राइट आंसर हेयर। फुल ऑफ बीन्स अच्छी ईडियम है, याद रखिएगा, पेपर में दोबारा रिपीट कर सकती है, लाइवली एंड एनर्जेटिक। आगे हमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है, तो चलिए पढ़ते हैं। वी हैव सफिशेंट फूड एंड क्लोथिंग अबाउट द फूड फ्लड विक्टम्स इन केरला। यानी कि हमारे पास क्या था, सफिशेंट फूड था और क्लोथिंग कपड़े थे केरला के लोग थे और जो फ्लड विक्टम्स थे केरला में, उनके लिए। अब देखिए यहाँ पे है उनके लिए, तो अबाउट नहीं, जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए, किसके लिए, तो वो यूज़ होती है हमारी फॉर द फ्लड विक्टम्स इन केरला। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबाउट द फ्लड विक्टम्स। यहाँ पे अबाउट नहीं आएगा बल्कि हमारा आएगा फॉर। ठीक है, आगे हमारा एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है एम्पैथी का। एम्पैथी होता है कि आप किसी की भावना को समझो, अच्छे से भावना को समझो। कोई ठोट है, अगर कोई आदमी है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है मान के चलिए, आप उसकी बातों को अच्छे से समझ सकते हो, तो उसे बोलते हैं हम एम्पैथी। और इसका हमें एंटोनिम बताना है, जान कि इसके उल्टे बताना है। एप्रिसिएशन होता है किसी की तारीफ़ करना, किसी ना वार्मथ भी इस तरह का ऐसी होता है कि आपको किसी से लगाव है, यानी कि आपको उससे प्यार है। सिम्पथी होता है कि सिम्पथी और इम्पैथी, और सिम्पथी में क्या अंतर होता है कि इम्पैथी तो होता है कि आपकी कोई फ्रेंड है आपका, उसकी भावनाओं को आप अच्छे से समझ जाओ, अगर उसे कोई तकलीफ़ है तो आप उसे समझो कि हाँ भाई इस आदमी को ये तकलीफ़ है। और सिम्पथी क्या होता है कि आप उस आदमी पर पिटी दिखा रहे हो, यानी कि आपको उस पर दया आ रही है, जो कि हम किसी अननोन पर्सन पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक रोड साइड पे चल रहे थे, आपको कोई चलते चलते रोड साइड पे कोई गरीब बच्चा दिख गया, तो आपको उसके लिए सिम्पथी होगी, ना कि इम्पैथी होगी। इम्पैथी हमेशा अपनों के लिए हो जाती है, ताकि हम उसकी सिचुएशन मतलब देख के, हालात को देख के। और जो सिम्पथी होती है यानी कि पिटी। ठीक है, और इसका सही एंटोनिम हो जाएगा अपैथी। अपैथी यानी कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एम्पैथी तो आपको फ़र्क पड़ रहा है उस आदमी की, मतलब जो कारण है, हालात हैं, सिचुएशन है, पर अपैथी आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसकी सिचुएशन से। ठीक है, तो सही आंसर वन हमारा फोर्थ। बाकी इस वर्ड्स, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ इज़ राउंड। इनमें से कौन था जिसने बताया था कि जो अर्थ है वो राउंड है, किससे डिक्लेयर किया था। तो हमारा ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का देखिए, हु वाज द फर्स्ट टू डिक्लेयर। अब देखिए जो अर्थ है, जो हम प्रोनाउन यूज़ मतलब आर्टिकल यूज़ करेंगे अर्थ के साथ, क्योंकि अर्थ हमारी एक ही है। तो एक चीज़ होती है, जैसे कि हमारा अर्थ, मून, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल दा। तो जहाँ दा बिल्कुल सही लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द इज़ राउंड, ये भी बिल्कुल सही लगे हुए हैं, क्योंकि ये हम एक प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वॉज राउंड नहीं आएगा, ना कि एन आएगा। द अर्थ सिंगल ही है तो वर्ड तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। एन अर्थ इज़ राउंड कोई मतलब पैदा ही नहीं होता ये क्वेश्चन तो। ठीक है, तो सही आंसर हमारा इसका जो आ जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ये क्वेश्चन था हमारा नो इम्प्रूवमेंट का। आगे हमारा डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस।
द ऑफिसर ऑर्डर द फेलो टू बी अरेस्टेड। यहाँ पे हमें इंडायरेक्ट दे रखी है, हमें डायरेक्ट बतानी है। तो ऑफिसर ने अपने फेलो को कहा कि भी उसे अरेस्ट कर लिया जाए। द ऑफिसर सेड वाई डोंट यू अरेस्ट द फेलो। यहाँ पे देखो वाई का कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट वन रोक कर दो। द ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो। देखो यहाँ पे ऑफिसर रिक्वेस्टेड है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो द ऑफिसर सेड टू द फेलो अरेस्ट हिम। यहाँ पे अरेस्ट हिम की बात नहीं, यहाँ पे हमें दे रखा है कि फेलो को अरेस्ट करना है, ठीक है, अपने साथ फेलो को अरेस्ट कर लो। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड वन, क्योंकि यहाँ पे हमें सही दे रखा है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सही दे रखा है और वर्ब भी सही है। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। आगे नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। इफ़ द बस हैड नॉट बीन ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम नाउ। यानी कि अगर जो बस थी वो मतलब रास्ते में ब्रोकन डाउन होता है, रास्ते में चीज़ कोई ख़राब हो जाना, ये फ्रेज़ है, इसे याद रख सकते हैं आप। ब्रोकन डाउन मतलब कोई चीज़ ख़राब हो जाना रास्ते में ही, ठीक है ना। अगर बस रास्ते में ख़राब नहीं होती तो हम अब तक क्या होते हैं, अब हम तक घर पहुंच चुके थे, जान के हम घर पर होते। तो देखिए जो हमारा जो सेंटेंस होता है इफ़, ये है कंडीशनल सेंटेंस, अगर ऐसा चीज़ हो जाती तो ऐसा हो जाता, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब देखो यहाँ पे हमारा यूज़ किया गया है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो हमारा सेकंड सेंटेंस होता है, जो सेकंड क्लोज होता है हमारा, उसमें हम यूज़ करते हैं वुड हैव, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ वन, वुड हैव बीन, वी वुड हैव बीन एट होम नाउ, ठीक है। यहाँ पे ये बी भी इसमें बीच में आएगा, ठीक है, बी अंडरलाइन में है। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। नो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का फिर से क्वेश्चन है हमारा। बाय माई ओपिनियन इट इज़ बेटर टू कैंसिल द ट्रिप ड्यूरिंग दिस मानसून। यानी कि मेरे ओपिनियन है, यानी कि मेरा विचार है कि इस साल जो अपनी जो ट्रिप है जो कैंसिल कर दो अपने मानसून के टाइम पे। तो देखिए जो हमारा सही फ्रेज यूज़ होता है वो होता है इन माई ओपिनियन, ना कि बाय माई ओपिनियन, यानी कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से। तो इन माई ओपिनियन इज़ द राइट आंसर। तो सेकेंड वन इज़ द राइट। आगे एक्टिव फॉर्म। तो प्रिपरेशंस वर बीइंग मेड फॉर द स्पोर्ट्स मीट एट द स्कूल। यानी कि हमें पैसिव दे रखा है, इसका हमें एक्टिव बताना है। तो यहाँ पे देखिए अब लिखा है वर बीइंग, यानी कि इससे पहले आया होगा हमारा जो एक्टिव में आया होगा वो आएगा वर। तो आप देखिए वर कहाँ पे लिखा हुआ है, दे हैव बीन नहीं, इसे आप बिल्कुल काट सकते हैं। दे वर मेकिंग प्रिपरेशंस ये हमारा आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। दे हैव स्टार्टेड नो, दे हैव मेड नो। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकेंड वन। ऑप्शन से करिए, कितना ईजी, एक 10 सेकंड का ही क्वेश्चन था बिल्कुल। They were making preparations for the sports meet at the school. Bhanu made a working model of an airplane dash when he was 16 itself. यानी कि जो भानु था उसने क्या था अपने लिए मतलब वर्किंग मॉडल बना लिया था एयरप्लेन का। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए जो हम इटसेल्फ यूज़ करते हैं वो तब यूज़ करते हैं जब हमें जेंडर क्लियर ना हो, क्योंकि कोई हम इसके लिए एनिमल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें ये नहीं पता कि भाई कोई मेल है या फीमेल है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है ही, यानी कि हमें पता लग रहा है कि वो क्या है, एक बॉय है, ठीक है। तो इटसेल्फ नहीं यूज़ होगा। वन सेल्फ हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस में वन आ रहा हो, ठीक है, ये तब भी यूज़ होता है। वन के साथ ही जो प्रोनाउन होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो वन सेल्फ यूज़ होता है। हर सेल्फ नहीं आएगा क्योंकि हर सेल्फ गर्ल्स के लिए यूज़ होता है और गर्ल्स यहाँ पे ये है लड़का है, बॉय है, तो इसके लिए सही प्रोनाउन यूज़ होगा वो होगा हिमसेल्फ। हिमसेल्फ इज़ द राइट आंसर, द सेकेंड वन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोनाउन जो जेंडर है वो क्लियर है कि वो लड़का है। आगे आ गया हमारा पैराजंबल। तो चलिए पढ़ते हैं। आई कोट अ स्नेक वंस। मैंने एक बार क्या था, एक स्नेक पकड़ा, यानी कि एक सांप पकड़ा। द वेल इज़ फुल ऑफ स्नेक। जो वेल था डैट वेल, ठीक है, यहाँ बी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डैट वेल है। अब इन पता कौन से वेल की बात की जा रही है, तो आप बी बिल्कुल काट दीजिए, दो में बी है, बिल्कुल कट गया ये तो। आई कॉट इट बाई इट्स। अब यहाँ पे देखो इट आ गया, इट यानी कि जहाँ पे स्नेक की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस नहीं हो सकता, पहले स्नेक की बात होगी फिर ही इंट्रोडक्शन में आएगा। तो आप सी भी काट दीजिए, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ACBD। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और अपना ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार इसे। आई कॉट अ स्नेक वंस, यानी कि मैंने एक बार क्या था, एक स्नेक पकड़ा। इसके बाद आई कॉट इट बाई इट्स टेल एंड ड्रॉप्ड इट इन द ओल्ड वेल। मैंने इसको एक ऐसी पूंछ से पकड़ा और फिर एक कुआं था, पुराना कुआं था, उसमें इसे फेंक दिया, यानी कि ड्रॉप कर दिया। जो वेल था, जो वो कुआं था वो क्या था, वो फुल ऑफ स्नेक्स था, उसमें बहुत सारे सांप थे। अगर वेन एवर वी कैच वन, जब भी हमको ऐसे सांप पकड़ते हैं, इंस्टेड ऑफ किलिंग इट, हम इसे मारने के बजाय
वी ड्रॉप इट इन द वेल, हम उसे क्या वो जो कुआं था उसमें फेंक देते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ACBD। आगे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज स्ट्रिक्टली डैश बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर। यानी ये क्या है, स्ट्रिक्टली क्या है, बट क्या है, कुछ चेंजेस कंपनी में श्योरली होने वाले हैं। यानी कि हमें कोई चीज़ नहीं पता है बट वो चीज़ हो सकती है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड होता है कि एक तरह का मतलब ऑफिशियल चीज़ होना कोई, जो कि काफ़ी सीक्रेट तरीके से हो रही, जब नहीं पता हमें, ऑफिशियल हो उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड ही आएगा। दिस इज स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि जैसे चीज़ पहले बार नहीं हुई थी अब हो रही है, बट कुछ ना कुछ जो चेंजेस है वो कंपनी में जरूर होंगे। आइए बाकी जो फ्रेजेस हैं उसके मतलब भी देख लेते हैं। ऑफ द रेस, ऑफ द रेस क्या होता है कि कोई चीज़ अब नॉर्मल तरीके से हो, इन एन abnormal मैनर, एक्चुअली इन अ मैनर दैट कॉजेज डैमेज और माल फंक्शनिंग इन सेम। यानी कि कोई चीज़ डैमेज हो जाए इस तरीके से होना, जब माल फंक्शनिंग करने लग जाए। माल फंक्शनिंग होता है कि कोई चीज़ अपने जो फंक्शन करना था उससे बट वो कोई और फंक्शन करने लग जाए तो उसे हम बोलते हैं माल फंक्शनिंग। इनसेन होता है कि पागल, ठीक है। ऑफ द की भी यही होता है कि इरेगुलर, यानी कि ऐसी चीज़ें जो इरेगुलर मैनर में हो, एनमलस हो। ऑफ द मार्क होता है इनएक्यूरेट, यानी कि जो चीज़ इनएक्यूरेट हो, मतलब गलत हो, इनकरेक्ट हो, ठीक है। ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताया नॉट मेड एज एन ऑफिशियल और एट्रीब्यूटेड स्टेटमेंट, यानी कि है तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है बट हम इसे बता नहीं रहे हैं। तो सही आंसर हमारा होगा ऑफ द रिकॉर्ड का। आगे हमारा पैराजम्बल। देयर वर सम मैंगोस लाइंग बिसाइड हिम। अब देखिए बिसाइड हिम आ गया तो यानी कि कोई ना कोई नाउन आएगा इसके पहले। शी लुक्ड एट द मैंगोस, नहीं, फिर से कोई नाउन आएगा। देखो रोमी वाज ग्रोइंग, यहाँ पे देखो हमारा नाउन आ चुका है, यानी कि यही हमारा सेंटेंस हो जाएगा। रोमी वाज ग्रोइंग फास्ट एंड वॉज नियरली ऑलवेज हंग्री। जो रोमी था वो तेज़ी से बढ़ रहा था और वो क्या था, हमेशा ही भूखा होता था। फिर हमारा देखो सी से शुरू होगा तो हम ए भी काट सकते हैं और हम बी भी काट सकते हैं। आप देखिए, अब देखिए जहाँ पे जब तो बी आएगा जहाँ पे ए आएगा। देयर वर सम मैंगोस लाइंग बिसाइड हिम, यानी कि उसके पास क्या थे, कुछ मैंगोस पड़े थे। अगर हम बी की बात करें, शी लुक्ड एट द मैंगोस लॉन्गिंगली। देखिए पहले तो मैंगोस की बात होगी ना, फिर ही वो मैंगोस की तरफ देखेगा। तो जो हमारा सही आएगा वो आएगा CA, ठीक है, कि वो कुछ जो उसके पास से मैंगोस पड़े थे। आगे डी वाला, जस्ट एज ही वॉज गोइंग टू अबाउट ईट वन, वो क्या था, वो खाने की कोशिश, जब उसने पहले खाना मतलब खाना लगे तब क्या हुआ, कमला कैमेलोंग, तब कमला नाम की एक लड़की आ गई वहाँ पे, और शी लुक्ड एट द मैंगोस लॉन्गिंगली, और वो भी जो मैंगोस थे उसकी तरफ देखने लगी कि शायद उसे भी जो मैंगोस खाने को मिल जाएं। तो CADB सही आंसर है हमारा, ठीक है। आगे पैसिव फॉर्म बतानी है। प्लीज़ शेयर योर क्लास नोट्स विद मी। तो देखिए यहाँ पे हमारा है प्लीज़ है, तो देखिए यहाँ पे जो ये हमारा है सेंटेंस है, तो इसमें आएगा हमारा रिक्वेस्टेड आएगा। तो रिक्वेस्टेड देख ली कहाँ पे है, जो क्लास नोट्स हैव बीन शेयर विद मी, नो। वाई डोंट यू शेयर, क्वेश्चन तो है ही नहीं यहाँ पे। यू कैन शेयर योर, नो। यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर योर क्लास नोट्स विद मी, तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, बिना पढ़े सॉल्व हो सकता है हमारा। आगे राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच, इसमें हमें इंटरेक्ट बताना है। तो राहुल सेड दैट, ठीक ना, ही कुड, जो कैन का बन जाएगा हमारा बन जाएगा कुड, तो ही कुड स्पीक फ्रेंच। तो देखिए कहाँ पे है, ही कुड, दिस वन इज द राइट आंसर, थर्ड वन। आगे हमें इडियम का मतलब बताना है। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही केप्ट हिज वाइफ इन द डार्क अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ हिज जॉब, यानी कि उसने बहुत समय तक जो अपनी वाइफ थी उसे डार्क में रखा, यानी कि उसे अंधेरे में रखा, ताकि जो उसका मतलब जो उसकी जॉब थी उसका ट्रू नेचर बताने से, यानी कि कोई उसकी सीक्रेट जॉब हो सकती है जिसका कि उसने अपनी वाइफ को नहीं बताया था। तो इन द डार्क का मतलब क्या हो गया कि आपने उस चीज़ को अपनी वाइफ को नहीं बताया, यानी कि आपने उसे इग्नोरेंस में रखा। तो इन अ इग्नोरेंस, ना कि इन हाई पोजीशन डार्क प्लेस, नहीं, ये नहीं आएगा, इसका सही आएगा इन इग्नोरेंस, यानी कि आपने उसे मतलब नहीं बताया। तो थर्ड वन इज द करेक्ट। ग्रामेटिकल मिस्टेक, एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, यानी कि क्या है, एवरीथिंग हैज़ बिकम, मतलब इन दिनों के मतलब जो मतलब ये दिन चल रहे हैं उसमें क्या जो सब चीज़ें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। तो जो हमारी जो वर्ब लिखी हुई है, देखो हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ आती है, तो ये गलत लिखी हुई है, बिकेम नहीं होती, इसकी जगह हमारा यूज़ आएगा बिकम। तो हमारा सेंटेंस गलत है, सेकेंड वन। आगे द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, यानी कि जो ग्रेप होते हैं ना, अंगूर की जो फलियाँ मतलब लटे होती हैं, उनको कल्टीवेशन करना, उसे हम क्या बोलते हैं। तो हमारा एग्रीकल्चर होता है खेती बाड़ी से, जो जैसे कि हम अपने फूड क्रॉप्स उगाते हैं या फिर फाइबर क्रॉप्स होती हैं उसे बोलते हैं।
हॉर्टिकल्चर होता है हमारे गार्डन से रिलेटेड, यानी कि जो हम गार्डन की देखभाल करें उसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और विटीकल्चर हमारा होता है ग्रेप्स के रिलेटेड। तो सही आंसर हमारा थर्ड ही हो जाएगा, ग्रेप्स। और सेरीकल्चर क्या होता है हमारा सिल्क से रिलेटेड। आप इसे एस से याद कर सकते हो, ये हमारा सिल्क से रिलेटेड। सिल्क क्या होता है, जो रेशम होती है ना, जो रेशम के कीड़े होते हैं उससे जो सिल्क बनती है उसकी जो हम कल्टीवेशन करते हैं उसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड वन, विटीकल्चर। द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स इज कॉल्ड एज विटीकल्चर। आगे हमें सिनोनिम बताना है एविडेंस का। एविडेंस क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सबूत देना, पुलिस जैसे जो लैंग्वेज में काफ़ी यूज़ किया जाता है कि सबूत दीजिए, एविडेंस दीजिए, आपके खिलाफ क्या सबूत है, यानी कि आपको ऐसा कोई मतलब चीज़ देनी जो आपके लिए ट्रुथ बयान कर सके, यानी कि सच्चाई बयान कर सके, उसे हम एविडेंस बोलते हैं। तो रेफुटेशन होता है कि आप उस चीज़ को मना कर दें, मना मतलब रिफ्यूज़ कर दें, एक तरह से वो नहीं होगा, डिनाइल भी नहीं होगा, मना करना। कंसीलमेंट होता है आप चीज़ को हाइड कर दें, यानी कि छुपाना। तो सही आंसर हो जाएगा इंडिकेशन, यानी कि आप उसे इंडिकेट कर रहे हैं कि यही सच है। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। आगे डायरेक्ट फॉर्म, शी टोल्ड द विलेजर्स दैट शी वुड नॉट रेस्ट टिल शी हैड सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम। उसने विलेजर्स से कहा कि वो तब तक रेस्ट नहीं करेगी जब तक उनकी जो वाटर प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर देगी। तो देखिए इसे पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो इसका जो हमारा सही आंसर आ जाएगा, देखिए जहाँ पे जो शी है वो चेंज होगा हमारा आई में, क्योंकि यहाँ पे शी है तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो शी सेड टू द विलेजर्स आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारा थर्ड वन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आई वुड नॉट नहीं आएगा और शी वाला तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर। आगे हमारा पैराजम्बल, इट वॉज टोस्ट हाई ऑन द वेव्स। फिर से इट है, यानी कि ए वाला हमारा नहीं हो सकता। अ वायलेंट स्टॉर्म रोक द सी, एक वायलेंट मतलब काफ़ी तेज़ जो स्टॉर्म था, तूफान था, वो सी से टकराया, यानी कि समुंदर से टकराया। तो यही हमारा बी हो सकता है। ठीक है, द हेल्पलेस पीपल अब्रोड द शिप प्लंग्ड। अब यहाँ पे शिप की बात नहीं की गई है, शिप की बात बाद में होगी, तो ये सी भी बाद में ही आएगा। अब देखिए अगे फायरस विंड, विंड्स स्ट्रक का शेलिंग शिप, जो मतलब जो स्ट्रॉम आया था, जो उसकी मतलब तेज तेज हवाएं थी, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग हवाएं थी, वो क्या थी, एक जो सेलिंग शिप थी, यानी कि जो शिप समुंदर में चल रही थी उससे जाके टकराई। तो हमारा आ गया डी। इट वॉज टोस्ट हाई ऑन द वेव्स, ये काफ़ी मतलब समुंदर से काफ़ी ऊँची ऊँची लहरें उठी। तो ए वन, द हेल्पलेस पीपल अब्रोड द शिप प्लंग्ड, प्लंग्ड होता है मतलब कूद जाना। जो हेल्पलेस पीपल थे वो उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने क्या किया, जो शिप में चढ़े हुए थे उन्होंने मतलब समुंदर में ही छान लगा दी। तो बी डी ए सी। तो हमारा फोर्थ वन इज द राइट आंसर, बी डी ए सी। आगे हमारा है अंडरलाइन सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। भानु प्रॉमिस दैट ही वुड हैव कम टुडे बट ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट। भानु ने प्रॉमिस किया था, वो क्या था कि वो आज शाम तक आ जाएगा, मतलब शाम मतलब आ जाएगा आज, बट वो अभी तक नहीं आया है। यानी कि अब देखिए ही वुड हैव कम टुडे बट ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा तो वुड हैव कम, जो हमारा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो भानु ने प्रॉमिस किया था वो किस टाइम पे भी वो आ जाएगा, बट वो अभी तक नहीं आया है। तो यानी कि जो हमारा जो सेंटेंस होगा, देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वुड हैव केम जो हमारी वैफ के तत्व होती है थर्ड फॉर्म आती है, तो इसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नो इम्प्रूवमेंट का जो क्वेश्चन नहीं है, और विल केम नहीं आएगा क्योंकि जो पास्ट में नहीं, हमारा फ्यूचर में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो आएगा, वो नहीं आया है, ऐसी बात की जा रही है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा वुड कम, वुड कम। ठीक है, तो सेकेंड वन इज़ करेक्ट। आगे हमारा है अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है। इफ़ ही इज़ मोर केयरफुल ही वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट, यानी कि अगर वो ज़्यादा केयरफुल होता तो उसका जो एक्सीडेंट था वो नहीं हुआ होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर से वुड नॉट हैव का वही कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है कि कंडीशनल दे रखी है कि अगर वो ज़्यादा केयरफुल होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। तो यानी कि इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल देन ही वुड नॉट हैव एन एक्सीडेंट, यानी कि फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा जो हैड के साथ पेयर बनता है वो बनता है वुड हैव का, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हैज़ बीन नहीं आएगा, सारे गलत हैं, तो सही आंसर हमारा आएगा वन। आगे डॉक्टर्स आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द कंडीशंस ऑफ द पेशेंट्स, इसमें पैसिव फॉर्म बतानी है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपने जो पेशेंट्स की कंडीशंस हैं उसे मतलब क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा आर, जो हमारे मेन वर्ब है वो है आर, तो
तो उसका मतलब हमारा जो आगे हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आर बीइंग में। तो देखो द कंडीशंस ऑफ पेशेंट्स, जो देखिए यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है, देखो जहाँ कंडीशन ऑफ द पेशेंट हैज़ बीन, ये तो आप बिल्कुल काट सकते हो। और द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, देखिए यहाँ पे जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो आर बीइंग नहीं बल्कि इज बीइंग आएगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो जहाँ पे सिंगुलर हो चुका है, तो इज बीइंग सही है। कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड बाय द डॉक्टर्स, यानी कि ये हो सकता है हमारा द कंडीशंस ऑफ द डॉक्टर्स इज बीइंग। देखिए यहाँ पे डॉक्टर्स की कंडीशन नहीं मॉनिटर की जा रही बल्कि पेशेंट्स की जा रही है, तो ये तो हमारा जो सेंटेंस का वो मीनिंग ही चेंज कर रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, द कंडीशंस ऑफ द पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड बाय द डॉक्टर्स, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे इज बीइंग आएगा, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड वन। ठीक है, आगे आगे हमारा है सिनोनिम बताना है हमें परसिस्ट का। परसिस्ट का मतलब होता है जो चीज़ लगातार चले, यानी कि कंटिन्यू चले, उसे हम परसिस्ट बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू इज द राइट आंसर। सीज होता है कि आप कोई चीज़ रुक जानी, ठीक है, इनकी स्टॉप हो जानी कुछ समय के लिए। और हॉल्ट का मतलब भी यही होता है। और फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। जैसे बोलते हैं ना हम सीज फायर हो जाएगी, यानी कि जो बॉर्डर पे सीज फायर हो जाती है, यानी कि वो कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, रुक जाती है वो चीज़, यानी कि जो बॉर्डर पे फायरिंग होती है वो रुक जाती है, यानी कि सीज फायर हो जाता है। तो हॉल्ट का मतलब भी यही होता है कि कुछ समय के लिए रुक जाना। तो सही आंसर हो जाएगा कंटिन्यू। परसिस्ट मतलब कंटिन्यू। आगे रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है हमें, तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट है लिथार्जी, यही हमारा गलत लिखा हुआ है। इसके सही स्पेलिंग होते हैं LETHTHARGY। इसका मतलब क्या होता है कि जो आदमी में एनर्जी ना हो, ठीक है, यानी कि एनर्जी ना हो, लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका सही मतलब ये होता है। तो लेटरल लैटिट्यूड बिल्कुल सही लिखे गए हैं, हमारा फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। आगे हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इम्प्लाई डैट रेन्स कैन बी ए कॉन्स्टेंट थ्रेट, यानी कि अगर हम वर्ल्ड कप मैचेस इंग्लैंड में करेंगे, मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो रेन है, यानी कि जो बारिश होती है, वो एक कॉन्स्टेंट थ्रेट बना रहेगा मैच में। ऐसा हुआ भी था जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप पिछली बार, अगर आपको याद हो 2019 का वर्ल्ड कप, काफ़ी मैचेस मतलब बारिश की वजह से ही धुल गए थे। तो एक मतलब कॉन्स्टेंट थ्रेट बना रहा था कि वर्ल्ड कप मैचेस पे। तो अब हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो है ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस, यानी कि वर्ल्ड कप मैच को हमें ऑर्गेनाइज करना है इंग्लैंड में। ये हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर में। तो जो हमारी वर्ब यूज़ कर रखी है, ये कर रखी है हमारे प्लूरल में, इम्प्लाई कर रखी है, जो कि बिल्कुल गलत लिखी हुई है। जो हमें इस वर्ब को ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इम्प्लाइज डैट। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है सेकंड वन, इन इंग्लैंड, इम्प्लाई। ठीक है, आगे पैसिव फॉर्म। हु कैन हेल्प मी विद मैथमेटिक्स, यानी कि मुझे मैथमेटिक्स में कौन हेल्प कर सकता है, इसे मुझे पैसिव फॉर्म में बताना है। बाय हुम वाज आई हेल्प इन मैथमेटिक्स, नहीं, वॉज नहीं आएगा। बाय हुम कैन आई हेल्प इन मैथमेटिक्स, नहीं, बाय हुम ये आ सकता है हमारा सेकंड वन। ठीक है ना, कुड आई भी हेल्प इन मैथमेटिक्स, नहीं, क्योंकि जहाँ पे हु कैन है तो बाय हुम ही चेंज होगा, हुम डिड नहीं, तो बाय हुम में चेंज होगा हमारा जो सेंटेंस हु वाला, और कैन का कैन आई बी हेल्प इन मैथमेटिक्स। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेकंड वन इज द करेक्ट। आगे हमारा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। द रॉयल फैमिली हिट देयर इंटरनल डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है कि काफ़ी जो आपके अंदर होते हैं ना, डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़ा है, जो अंदर की अंदरूनी लड़ाई झगड़ा है, उसे डिस्कॉर्ड बोलते हैं, यानी कि इंटरनल डिस्कॉर्ड थी। एंड प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट ऑन इट्स कंट्री, और जो अपनी कंट्री को सामने का दिखाया कि वो आपस में पूरे यूनाइटेड हैं, यानी कि एकजुट हैं अपनी कंट्री के सामने। बट उन्होंने अपनी मतलब लड़ाई झगड़ा था उसे छुपा लिया, क्योंकि वो रॉयल फैमिली थी। तो जो हमारी प्रेजेंटेड जो हमारी वर्ब है, इसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो हमारी यूज़ होती है टू। ठीक है, तो यानी कि ये ऑन गलत लिखा हुआ है, ऑन देयर कंट्री नहीं, नो इम्प्रूवमेंट का नहीं, लेकिन टू इट्स कंट्री भी नहीं आएगा, क्योंकि ये टू देयर कंट्री के लिए हम टू देयर वर्ब यूज़ करते हैं। तो टू देयर कंट्री, द थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड, एक ऐसा रूम जहाँ पर जो मेडिसिन होती हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं और प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है डिस्पेंसरी। ठीक है, डिस्पेंसरी। क्यों, इन्फर्मरी क्या होता है, जहाँ पे जो सिक लोग होते हैं उनका मतलब ख्याल रखा जाए। सर्जरी आपको पता ही होगा, जैसे कि हम
सर्जरी करवाते हैं, काफ़ी तरह की सर्जरीज होती हैं। और हॉस्पिटल एक बड़ी जगह, इन्फर्मरी से भी बड़ी जगह जहाँ पे इलाज भी किया जाए, जहाँ पे तो हम सिर्फ देखभाल करेंगे इन्फर्मरी में तो, बट जहाँ पे हम उसका इलाज भी करेंगे। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वन, डिस्पेंसरी, जहाँ पे जो हमें मेडिसिन वगैरह मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशंस भी लिख रखी हैं। इन्फर्मरी क्या है, इतना लार्ज इंस्टीट्यूशन है फॉर द केयर ऑफ द थोस हु आर इल। सर्जरी क्या है, ट्रीटमेंट है, जो इंजरीज वगैरह आपको मिली है, कोई डिसऑर्डर्स हैं आपके लिए, ठीक है ना। बाय इंसीजन, यानी कि इंसीजन होता है काफ़ी मतलब चीर फाड़ करते हैं ना, उसे इंसीजन बोलते हैं। ठीक है, आगे हमारा हॉस्पिटल क्या है, इज एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर फॉर सिक और इंजर्ड पीपल। जहाँ पे हमें मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी मिलेगा, बल्कि इन्फर्मरी में नहीं मिलेगा। तो आगे, बाय हुम वाज दिस विंडो पेन ब्रोकन, यानी कि जो विंडो थी, किसके द्वारा, जो विंडो पेन था यानी कि विंडो का कांच था, किसके द्वारा तोड़ा गया। यानी कि जो हमारा सेंटेंस शुरू होगा वो होगा हु से। तो देखिए यहाँ पे हमारा है वॉसा, यानी कि इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस होगा एक्टिव में, वो किस में होगा, सिंपल पास्ट में होगा। तो हु ब्रेक्स नहीं, यहाँ पे तो सिंपल प्रेजेंट में चला गया। हु ब्रेक दिस विंडो पेन, ये हो सकता है हमारा। हु हैज़ ब्रोकन नहीं, हु विल ब्रेक नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वन, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस जाएगा वो जाएगा सिंपल पास्ट में, तभी इसका जाके वास चेंज में हुआ होगा। तो सेकंड वन इज करेक्ट आंसर, हु ब्रोक दिस विंडो पेन। आगे हमारा है अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है हमें गिवन वर्ड का कॉन्जेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपको कन्विंसिंग लगे, यानी कि आप अगर रीजंस हो उस चीज़ के लिए, तो आपको वो कन्विंसिंग लगे, यानी कि आपको मतलब विश्वास हो जाए उस चीज़ों पे, उसे हम बोलते हैं कॉन्जेंट। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वन ही, कन्विंसिंग। वीक होता है कमज़ोर होना, इनफेक्टिव यानी कि आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो बट आपको उस पर कोई असर ही नहीं कर रहा। पैथेटिक भी होता है, एक तरह से पीटी के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, काफ़ी उसकी हालात ख़राब हैं, तो उसे हम बोलते हैं ये पैथेटिक कंडीशन है इस आदमी की। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा फर्स्ट वन, कन्विंसिंग। आगे एक्टिव फॉर्म, पोस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे वॉज बीइंग मेड बाय अविका, यानी कि एक पोस्टर था इंडिपेंडेंस डे का, बनाया जा रहा था अविका के द्वारा। अब हमें इसका एक्टिव बताना है, पैसिव दे रखा है, तो देखिए वाज बीइंग है, यानी कि क्या आया होगा एक्टिव में, क्या आया होगा, वाज आया होगा। तो पहला वाज ढूंढिए, पोस्टर वाज मेकिंग अविका ऑन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना। कोई पोस्टर मतलब पोस्टर थोड़ी बन रहा था अविका, लॉजिक ही नहीं बना, ठीक है, तो काट सकते हैं। अविका वाज मेकिंग अ पोस्टर, यानी कि ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। अविका वाज मेकिंग अ पोस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे, यानी कि जो अविका थी वो पोस्टर बना रही थी इंडिपेंडेंस डे के दिन। अविका इज मेकिंग नहीं, इंडिपेंडेंस डे वाज मेकिंग अ पोस्टर, इंडिपेंडेंस डे थोड़ी पोस्टर बना रहा था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वन, अविका वाज मेकिंग अ पोस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे। आगे हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक, माई फ्रेंड हैज़ स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट इन अ वुडन बिग बिल्डिंग इन मनाली, यानी कि मेरे फ्रेंड ने क्या किया है, एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया है वुडन बिग, मतलब वुडन है, बिग बिल्डिंग है मनाली में। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो जो गलती हमारी है वो दे रखी है हमें वुडन बिग बिल्डिंग में, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो गलत यूज़ किया गया है, क्योंकि जब हम एडजेक्टिव की मतलब काफ़ी सारे 2-3 एडजेक्टिव हमारे पास आ जाएँ, तो जो हमारा पहला एडजेक्टिव होता है वो हमारा होता है साइज़ का, ठीक है, फिर हमारे आता है हमारा मटीरियल का। तो यहाँ पे साइज़ मेरा पहले आएगा, यानी कि बिग वुडन बिल्डिंग आएगा, बिग वुडन बिल्डिंग, ठीक है। तो इन अ वुडन बिग बिल्डिंग ये हमारा गलत लिखा हुआ है। आपको देखिए ये बता देती हूँ कि जैसे जब हम एडजेक्टिव यूज़ करें तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ओपिनियन, पहले ओपिनियन आएगा, फिर साइज़, फिर एज, शेप, कलर, ओरिजिन, फिर मटीरियल और फिर पर्पस। फॉर एग्जांपल अ लवली लार्ज, लवली कैसा ओपिनियन एक तरह का, लार्ज साइज़, ठीक है। फिर उसकी एज बता दी, यानी कि वो एंटिक चीज़ है। शेप क्या राउंड है, कलर क्या उसका ब्लैक है, ओरिजिन कहाँ से स्पेनिश था, मटीरियल क्या है वुडन है, ठीक है। मिक्सिंग बोल, यानी कि वो क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो एक मिक्सिंग बोल है, ठीक है। आगे इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है हमें, इंडायरेक्ट फॉर्म बतानी है, यानी कि द लेडी सेड टू द प्लम्बर व्हाई डोंट यू कम लास्ट वीक। लेडी ने प्लम्बर क्या होता है, जो हमारे घर के नल वगैरह का काम करे उससे हम प्लम्बर बोलते हैं। वाई डिडंट यू कम लास्ट वीक, तुम पिछले हफ्ते क्यों नहीं आए। द आर ओ मशीन हैज़ बीन मेकिंग सम नॉइज़ फॉर द लास्ट 10 days, जो हमारी आर ओ मशीन थी वो क्या 10 दिनों से, पिछले 10 दिनों से मतलब कुछ नॉइज़ वगैरह क्रिएट कर रही थी। द लेडी आस्क्ड द प्लम्बर, ठीक है, वाई ही हैड नॉट कम द प्रीवियस वीक, तो जो लास्ट वीक होगा वो हमारा प्रीवियस वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक दे रखा है द लास्ट वीक, एंड टोल्ड हिम दैट द आर ओ मशीन
हैड बीन मेकिंग सम ऑफ नॉइज फॉर द लास्ट 10 days। ये हो सकता है हमारा द लेडी आस्क्ड द प्लम्बर वाई ही डिडंट कम लास्ट वीक। नहीं, लास्ट वीक आ गया, बिल्कुल भी नहीं होगा, इसे काट दीजिए। द लेडी आस्क्ड द प्लम्बर इफ़ ही हैड कम। क्वेश्चन थोड़ी पूछ रही है वो उससे, ठीक है ना। इफ़ से नहीं होगा, वाई से शुरू होगा। क्वेश्चन ही पूछ रही है मतलब, बट वो जो इफ़ से क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि हमारा जहाँ पे जो वर्ब दे रखी है वो वाई दे रखी है। द लेडी स्कोल्डेड द प्लम्बर फॉर नॉट कमिंग लास्ट वीक। नहीं, ऐसे भी शुरू नहीं होगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट वन। आगे, वाई वॉज ही एंग्री विद द गार्ड। यहाँ पे अंडरलाइन सेगमेंट है एक्चुअल में, ये हमारा अंडरलाइन पार्ट है। ही वॉज एंग्री, ठीक है, वाई ही वॉज एंग्री। तो देखिए हमें, देखिए जो हमारी जो ही वॉज है ये हमारा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो जो हमारी मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा पहले आती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई वॉज ही एंग्री। जो सब्जेक्ट होता है हमारा बाद में चला जाता है, इससे पहली सब्जेक्ट के पहली हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है यानी कि एक्सिलरी वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। तो वाई वॉज ही एंग्री, तो फर्स्ट वन राइट आंसर, ठीक है। आगे, द साइंस डीलिंग विद एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशंस एसेप्शली फॉर द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। यानी कि जो ऐसी साइंस जो कि जिसके बारे में एक्सरेज के बारे में पढ़ें, एनर्जी रेडिएशंस के बारे में पढ़ें, ताकि जो हमारे ट्रीटमेंट के लिए काम आ सकें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी क्या होती है, जो स्टडी की जाती है किडनी के लिए, ठीक है ना। जो होता है ना किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, आपको पता होगा, जिसके हम बेसिक यूनिट्स बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि नेफ्रोलॉजी की स्टडी करना, यानी कि किडनी की स्टडी करना। न्यूरोलॉजी हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगी, यानी कि जो हमारे दिमाग से। पैथोलॉजी होती है कि डिजीज़ की स्टडी करना, यानी कि कौन सा डिजीज़ किस चीज़ से हो रहा है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उसे हम पैथोलॉजी बोलते हैं। और रेडियोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मतलब रेडिएशंस की खोज करना या रेडिएशंस के बारे में पढ़ना, ठीक है। फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। आगे हमारा है एप्रोप्रिएट, मतलब हमें अंडरलाइन सेगमेंट है उसे इम्प्रूव करना है। द पेशेंट वेटेड इन द ड्रेड फॉर द ट्रॉली। क्योंकि जो पेशेंट था उसने ड्रेड मतलब होता है काफ़ी मतलब चिंताजनक में, काफ़ी मतलब खतरे में, ट्रॉली में वेट किया। इट वुड टेकन हिम टू द ऑपरेशन थिएटर, यानी कि जो ट्रॉली थी वो उसे ऑपरेशन थिएटर लेके जाना चाहती थी, तो इसमें काफ़ी मतलब देर से वेट करा था, क्योंकि अगर कोई पर्सन का ऑपरेशन हो रहा हो इसका मतलब काफ़ी वो चिंतित होगा। तो इट वुड टेकन हिम, यहाँ पे देखो हमें इस ट्रॉली के बारे में बात की गई है। जब हम ट्रॉली के लिए मतलब इट नहीं आएगा, अब हम ट्रॉली को इंडिकेट कर रहे हैं अगले क्लोज में, तो ट्रॉली के साथ हमेशा आएगा हमारा डैट। तो डैट देखिए कहाँ पे है, दैट वुड टेकन, इट काट सकते हैं। अब देखिए जो डैट जो हमारी वुड के साथ हमारी जो वर्ब यूज़ होती है वो हमेशा यूज़ होती है रूट वर्ब। तो सही आंसर हमारा होगा डैट वुड टेक, क्योंकि हम वुड के साथ रूट वर्ब यूज़ करेंगे। तो सही आंसर डैट वुड टेक हिम टू द ऑपरेशन थिएटर। आगे पैसिव फॉर्म, इंडिया एंड भूटान साइंड 10 MOUs इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च, एविएशन, पावर एंड एजुकेशन। यानी कि इंडिया और भूटान ने क्या किए, 10 MOU साइन किए थे। तो साइन 10 MOUs, एक मिनट, ठीक है। अब हाँ, तो देखिए साइन 10 MOUs यानी कि 10 MOUs साइन किए गए थे। तो देखिए 10 MOUs इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च, एविएशन, पावर एंड एजुकेशन हैव बीन नहीं आएगा, आप बिल्कुल काट सकते हैं। विल बी साइन नहीं, ठीक है। वर साइंड बाय, ठीक है, यहाँ पे साइन, हाँ तो ठीक है, वर साइंड बाय आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा टेंस दे रखा है वो दे रखा है सिंपल पास्ट में, इसका हमें चेंज हो जाएगा हमारा वर में। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वाज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ MOUs है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, तो वर साइंड बाय। आगे आर्बिंग भी नहीं आएगा, तो थर्ड वन इज़ हमारा राइट आंसर। मैं इसे रेस कर देती हूँ एक बार, तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है। तो वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। यानी कि जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनके लिए क्या एसेंशियल्स हैं कि वो जो मनी है वो मतलब इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट है ना हमारा फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर मनी के साथ जो हमारी मतलब यूज़ करनी थी, वर्ब यूज़ करनी थी, वो मिसिंग है। तो इसके साथ क्या यूज़ होगी, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। आगे आगे हमें बताना है एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, मतलब द फियर ऑफ हाइट्स, यानी कि ऐसा मतलब ऐसा आदमी जिसे कि फियर ऑफ हाइट्स हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा एक्रोफोबिया।
जो जिसको मतलब ऊंचाई से डर लगता हो उसे हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, एक्रोफोबिया। फोबिया का मतलब ही होता है डर, किसी चीज़ से डर लगना आपको। तो फियर ऑफ हाइट्स क्या होता है? एक्रोफोबिया। आगे आटोफोबिया क्या होता है कि ऐसा मतलब पर्सन जिसको सिर्फ अकेले रहने से डर लगे, उससे लगा कि मैं अकेला रह जाऊँगा, लोनली रह जाऊँगा। जूफोबिया क्या होता है कि आपको मतलब एनिमल से डर लगे। जो हमारा यू वर्ड होता है ना, वो यूज ही मतलब एनिमल्स के लिए होता है। जैसे हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़, यानी कि जो ऐसे डिजीज़ जो मतलब जानवरों से आए हुए हों। जैसे बोलते हैं जू क्या होता है कि जहाँ पे जानवर रहते हों, यानी कि जू वर्ड होता है जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जानवरों की स्टडी करना, तो जूलॉजी मतलब जूफोबिया मतलब जानवरों से डरना। ज़ैनोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी कि ऐसा डर जिससे हमें जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, जो हमारे लिए अनजान आदमी है, उससे हम डर लगे तो उसे हम ज़ूनोफोबिया बोलते हैं। और एक्रोफोबिया जो हमें हाइट्स का डर लगे उसे हम बोलते हैं। आगे हमारा है इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। व्हेन रोहित सा सौरभ, जब रोहित ने सौरभ को देखा, ही सेड ओ हाउ टाल यू हैव ग्रोन। तो रोहित ने सौरभ को देखा तो उसने कहा, क्या कहा कि वाओ तुम कितने टॉल हो चुके हो, मतलब कितने लंबे हो चुके हो। तो व्हेन रोहित सा सौरभ ही एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड ग्रोन वेरी टॉल। यहाँ पे देखो यू था, यू हैव ग्रोन था, तो यानी कि हैड में चेंज हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। यहाँ पे नहीं आगा क्योंकि हाउ टॉल ही वॉज ग्रोन, नहीं। ही हैव ग्रोन वेरी टॉल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो सही आंसर हमारा फिफ्थ बैठेगा, यहाँ पे फर्स्ट वन ही बैठेगा, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। आगे आगे हमारा है इफ़ देयर में बताना है, इसमें अंडरलाइन पार्ट को करना है। तो अंडरलाइन पार्ट हमारा है वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ठीक है, तो देखिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव रेड, यानी कि ये सबसे बेस्ट बुक है जो कि मैंने अभी पढ़ी है। यानी कि मैंने बहुत सी सारी बुक्स पढ़ी हैं, उनमें से ये वाली बुक बेस्ट है। तो यानी कि यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि सुपरलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं, बट हम काफ़ी सारी बुक्स में से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यानी कि जो वन ऑफ द मतलब इन सारी बुक में से एक बुक, तो जो हमारा जो बुक गलत लिखा हुआ है इसकी जगह हमारा आ जाएगा बुक्स। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, तो वन ऑफ द ये नहीं आएगा, वन ऑफ द बेस्ट बुक राइट आंसर, सेकंड वन। ओके, आगे हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है हमें इसमें। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेज, यानी कि जो ये एनजीओ का जो काम है, एनजीओ क्या होते हैं? जो होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो गवर्नमेंट के नहीं होते हैं पर वो मतलब लोगों के लिए भलाई के लिए काम करते हैं, उन्हें हम एनजीओस बोलते हैं। तो जो एनजीओस हैं जी क्या मतलब इनका जो काम है वो जो डिसएडवांटेज लोग कौन होते हैं, मतलब जिनको काफ़ी फ़ायदा नहीं मिला हुआ है, जो कि जो डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं, उनको मतलब कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो इनसे बेनिफिट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हमारा आप देखिए जो सब्जेक्ट देखिए आप इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ, क्योंकि जो वर्क है वो क्या हमारा सिंगुलर एंटिटी है, हम इसे सिंगुलर एंटिटी के लिए मतलब रूप में लेके पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा जो आर लिखा हुआ है ये गल्फ लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जो वर्ब भी आएगी आगे वो भी सिंगुलर आएगी, यानी कि आर की जगह हमारा आ जाएगा इज़। ठीक है, इज़, तो इज़ कहाँ पे है? मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ, यहाँ पे फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इज़। आगे हमारा फिर से इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बतानी है। एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग, राजनाथ सिंह सेड वट एवर टॉक्स टेक प्लेस दे विल बी ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। राजनाथ ने एक पब्लिक मीटिंग में क्या कहा कि जो भी मतलब कोई भी बात होगी तो वो कौन से इशू पे बात होगी, जो हमारा पीओ के एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस पर ही बात होगी। आप कभी भी मतलब सेंटेंस की लेंथ को देकर कभी भी मतलब पेपर में डरिएगा मत, क्योंकि यही जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ईजी होते हैं और जो सिर्फ 10 सेकंड में मतलब आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, बट सॉल्व करने में आपको सिर्फ 10 सेकंड से भी कम लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग, राजनाथ सिंह आस्क्ड, राजनाथ सिंह ने पूछा नहीं है, तो फर्स्ट वन काट दीजिए, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग, राजनाथ सिंह सेड दैट वट एवर टॉक्स टेक प्लेस नहीं आएगा, यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम वर्ब यूज़ कर दी गई, नहीं आएगा, काट दीजिए, आगे पढ़ने की। पब्लिक मीटिंग, राजनाथ सिंह अनाउंस्ड दैट वट एवर टॉक्स टुक प्लेस दे वुड बी ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये आ सकता है हमारा। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ में क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे लिख रखा है इफ़ देयर वर, इफ़ की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं की होगी ना, यहाँ पे तो बात तो होगी, इफ़ की बात नहीं की गई है, तो हम अपनी तरफ से इफ़ नहीं जोड़ सकते हैं। तो जो सही आंसर हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वन। इसमें रेस कर देती हूँ एक सेकेंड। ठीक है, तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जहाँ पे देखो वर्ब भी हमारी सही से यूज़ की गई है और बाकी जो हमारा सेंटेंस है वो भी इसका मीनिंग चेंज नहीं किया गया है।
तो थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर। आगे आगे हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, वी अर्जेंटली नीड वेल क्वालिफाइड टीचर फॉर आवर स्कूल, यानी कि हमें जो अपने स्कूल के लिए वेल क्वालिफाइड टीचर चाहिए, अर्जेंटली चाहिए। तो जो हमारा फ्रेज है वो है हमारा अंडरलाइन पार्ट है फॉर आवर स्कूल, ठीक है, फॉर आवर स्कूल। ये हमारा फ्रेज है, बिल्कुल ठीक लिखा गया है क्योंकि हमें अपने स्कूल के लिए चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। फॉर आवर स्कूल नहीं होता, टू आवर स्कूल, टू आवर स्कूल बिल्कुल गलत है। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1, नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन था। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस पार्ट का। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद अंकिता के नाम से है जो चैनल। एंड आपको इसमें इस टेलीग्राम चैनल पर इस लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।